नंदिनी को पक्का यकीन हो जाता है कि कोई है जो उसका पीछा कर रहा है। वो डरते डरते पीछे मुड़ती है। नंदिनी के घूमते ही वो निगाहें जो नंदिनी का पीछा कर रही थीं, वो भी इधर उधर हो जाती हैं और सामने बनी नाई की दुकान के आईने में पीछा करने वाला दिखता है। ये और कोई नहीं, विद्युत है। नंदिनी को शक ना हो इसलिए विद्युत तुरंत उस नाई की दुकान में घुस जाता है और नाई से सेविंग करने के लिए कहकर खाली पड़ी कुर्सी पर बैठकर अपने हाथ के सामने रखी फॉग वाली सेविंग क्रीम अपने चेहरे पर लगाने लगता है। इतनी देर में नंदिनी जिसे एहसास हो गया था कि कोई उसका पीछा कर रहा है, पर उसे लगा कि पीछा करने वाले वही लड़के हैं जिन्होंने उसे छेड़ने के लिए मार्केट में धक्का मारा था। नंदिनी कुछ देर के लिए वहीं पर इधर उधर टहलकर उन लड़कों को गालियां देती है, फिर अपने रास्ते पर आगे बढ़ जाती है। विद्युत फिर से नंदिनी का पीछा करना शुरू कर देता है। इस बार बड़ी ही सावधानी के साथ वो नंदिनी का पीछा कर रहा है। तभी एक जगह नंदिनी रुककर किसी से फोन पर बात करके रात में पुराने किले के खंडरों में मिलने के लिए कहती है और बाकी की डील भी वहीं करने की बात भी कहती है। वहीं दूर खड़ा विद्युत धीमी धीमी आवाज में नंदिनी की बातें सुन रहा है। विद्युत मन ही मन कहता है, इसका मतलब आज रात कुछ होने वाला है। तभी अचानक से विद्युत का फोन रिंग होता है। विद्युत फोन रिसीव करता है। ये फोन विद्युत के बॉस खुराना का है। हाँ सर, कहिए क्या? विद्युत आगे कुछ कह पाता है इससे पहले ही फोन की दूसरी तरफ से खुराना बरस पड़ता है। कहाँ रह गए जनाब? आज दर्शन देने का मूड नहीं है क्या तुम्हारा? जल्दी आइए, यहाँ आपके दर्शन के बिना सबका हाल बेहाल हो रहा है। विद्युत समझ जाता है कि खुराना का मूड ऑफ है, इसलिए बड़े ही प्यार से विद्युत बोलता है, वो हम तो ऑफिस के काम से ही बाहर आए हैं, आपको पता है ना, हम ऐसे ही टाइम पास नहीं करते। विद्युत की बात सुनकर खुराना थोड़ा शांत होते हुए पूछता है, ऑफिस के काम से? कहाँ और ऐसा क्या काम कर रहे हो? विद्युत बोलता है, सर तेजपाल मर्डर केस पर एक लीड मिली थी, उसी सिलसिले में आए थे, सोचे शायद कोई मसालेदार खबर मिल जाए कल के लिए। विद्युत की बात सुनकर खुराना एक्साइटेड होकर पूछता है, तो मिला कुछ? विद्युत खुराना को थोड़ी बहुत जानकारी देते हुए बोलता है, हाँ सर, ये पता चला है कि मर्डर होने से पहले तेजपाल मालवीय नगर की तरफ आखिरी बार देखा गया था। इसके बाद जब दिखा तो लाश बनकर। विद्युत आगे इमोशनल होकर कहता है, वैसे ऐसे लोगों के साथ यही होना चाहिए। खुराना विद्युत की बात समझ जाता है पर इस बारे में कुछ भी नहीं बोलता। खुराना दूसरी बात करते हुए कहता है, आज शाम तुम्हें सांस्कृतिक कार्यक्रम में जाना है, फोटोग्राफ्स और कार्यक्रम के बारे में रिपोर्टिंग करनी है, कल के अखबार में छपेगा। खुराना की बात सुनकर विद्युत चौंक जाता है कि उसे तो नंदिनी का पीछा भी करना है, क्योंकि आज नंदिनी कोई डील करने वाली है। कौन सी डील है वो, इसकी जानकारी उसे लेनी है। इसलिए विद्युत बहाना सोचते हुए बोलता है, सर एक मिनट, आपसे जरूरी बात करना तो हम भूल ही गए। वो क्या है? विद्युत आगे धीमी और खुसफुसाहट वाली आवाज में कहता है, सर हमें ना उस सीरियल किलर के बारे में एक इन्फॉर्मर मिलने वाला है, उसने रात का ही वक्त दिया है, अब उससे मिलना जरूरी है। सांस्कृतिक कार्यक्रम में तो कोई भी जाकर रिपोर्टिंग कर सकता है, अब आप बताइए कि क्या करें हम। विद्युत ने भी बड़ा ही सटीक पैंतरा मारा था और वो पैंतरा सही भी बैठ गया। खुराना विद्युत की बातों में आकर उसकी बात मान भी गया। उसने कहा, ठीक है विद्युत, जाओ और तुम अपना वो काम करो, मैं किसी और को उस प्रोग्राम में भेज दूंगा। खुराना के मुंह से सुनकर विद्युत के चेहरे पर एक चमक सी आ गई। इसके बाद विद्युत फोन काट देता है और उस तरफ ध्यान देकर देखने लगता है जिस तरफ नंदिनी खड़ी होकर किसी से बात कर रही थी। लेकिन तभी विद्युत को झटका लगता है जब वो देखता है कि नंदिनी उस जगह पर है ही नहीं। विद्युत समझ जाता है कि नंदिनी जा चुकी है, पर उसे पता था कि शाम को नंदिनी कहाँ मिलने वाली है और रात में उसकी मीटिंग कहाँ होने वाली है। रात को तो समय से पहले पहुंचना होगा मिस्टर विद्युत। इतना कहते हुए विद्युत वहां से निकल जाता है। दिन खत्म हो गया था, अब रात हो गई थी। रात में विद्युत बड़ी ही सावधानी के साथ पुराने किले के पास पहुंचता है। पुराने किले के अंदर बाहर चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है। बस उसकी बाउंड्री वॉल पर दूर दूर लगी लाइट चमक रही है।
विद्युत पुराने किले के खंडरों में घुस तो गया, पर इतने बड़े किले में नंदिनी डीलिंग कहाँ कर रही है ये उसे नहीं पता था। इसीलिए उसने ढूंढना शुरू कर दिया। कहाँ होगी ये नंदिनी? चारों तरफ तो अंधेरा ही अंधेरा है। विद्युत ने यहां वहां देखते हुए कहा। एक पखवाड़े से दूसरे पखवाड़े होते हुए विद्युत पुराने किले के खंडरों में घूमते हुए नंदिनी को ढूंढ रहा है। अंधेरे और सन्नाटे में किसी के बात करने की आवाज दूर दूर तक तो सुनाई देती ही है, और वो भी अगर खंडरों में हो तो जरूर ही। इसीलिए विद्युत अपने कान खड़े किए हुए शोरगुल को भी सुनने की कोशिश कर रहा है, पर ना ही कोई हलचल सुनाई पड़ रही है और ना ही नंदिनी और उसका ग्रुप दिखाई दे रहा है। करीब आधे घंटे से ज्यादा देर तक यूं ही खंडर में टहलते हुए विद्युत को हो जाता है। थक कर विद्युत किले की टूटी हुई दीवार पर बैठ जाता है और दिल्ली के प्रदूषण सहित खुले आसमान को घूरने लगता है। मन ही मन वो सोच रहा है कि जरूर हमसे ही कोई गलती हुई है सुनने में, या हो सकता है कि शक होने पर नंदिनी ने डील करने की लोकेशन बदल दी हो। हमें अब थोड़ा ज्यादा सतर्कता के साथ नंदिनी पर नजर रखनी होगी। विद्युत ये सोच ही रहा है कि तभी उसे किसी के हंसने की आवाज सुनाई देती है। विद्युत चौंकते हुए उस दिशा में जाकर देखता है तो हैरान रह जाता है। दूर किले के टूटे पड़े खंडर के एक भाग में नंदिनी लड़कों के साथ बात कर रही है। बाहर की लाइट हल्की हल्की उस भाग में आ रही है, पर अगर बाहर से किले के उस भाग को देखा जाए तो अंदर कौन है ये नहीं दिखाई देगा। विद्युत धीरे धीरे उसकी बातें सुनते हुए आगे बढ़ने लगता है। नंदिनी और लड़कों में बातें हो रही हैं। बातों से जाहिर हो रहा है कि लड़के अफीम और चरस का धंधा करने वाले हैं जिनसे नंदिनी डीलिंग कर रही है। तो माल तैयार है ना? नंदिनी कहती है। हाँ, इन सब में सब कुछ तैयारी होता है, बस पैसा दे और माल ले। एक लड़का कहता है। हाँ, पैसे तो रेडी हैं, बस माल कड़क होना चाहिए। नंदिनी कहती है। माल की क्वालिटी एकदम सही है, एक बार लेकर देख, फिर कहना अगर कुछ गड़बड़ निकला तो। वही लड़का कहता है। विद्युत आगे बढ़ते हुए एक टूटी दीवार की ओट लेकर देखने लगा कि अचानक से उसकी नजर नंदिनी के हाथों पर गई, जो अपने एक हाथ को पीछे करके उसमें छुरा छिपाए हुए खड़ी है। विद्युत समझ नहीं पा रहा कि आखिर माजरा क्या है, ये आखिर क्या करने आई है। विद्युत नंदिनी के हाथ में छुरा देखकर खुद से कहता है। विद्युत अभी सोच ही रहा था कि तभी अचानक से नंदिनी उन लड़कों की ओर तेजी से बढ़ती है। ये देख विद्युत को समझते देर न लगी कि नंदिनी उन लड़कों पर हमला करने वाली है। क्या करें? विद्युत ये सोचते हुए तेज आवाज में चिल्ला देता है। तेज आवाज सुनकर नंदिनी और लड़के हड़बड़ा गए और उन लड़कों को भी नंदिनी के हाथों में छुरा दिख गया। उन्हें सब समझते देर न लगी, वो झट से समझ गए कि नंदिनी उन पर हमला करने वाली थी, इसीलिए वो लड़के तुरंत वहां से 9-11 हो गए। नंदिनी भागने की कोशिश करती है। विद्युत समझ जाता है कि ये सही मौका है नंदिनी को उसके किए की सजा देने का। विद्युत नंदिनी का पीछा करके अंधेरे का फायदा उठाकर उसे साइड से जोर से धक्का देकर गिरा देता है, और जब तक नंदिनी उठती है तब तक विद्युत दबोच कर उसके हाथ बांध देता है। नंदिनी गुस्से में चिल्लाती है। वो विद्युत को घूरते हुए देखती है और पहचानने की कोशिश करती है कि कौन है ये। गुस्से में नंदिनी विद्युत से पूछती है, कौन हो तुम? क्या चाहते हो और मुझसे क्या दुश्मनी है? विद्युत तेज दौड़ने की वजह से हांफ रहा है। अपनी सांस को नॉर्मल करते हुए बोलता है, तुम्हारा काल है हम। नंदिनी का गुस्सा धीरे धीरे खौफ में बदलते हुए दिख रहा है। जब तक विद्युत अपनी जेब से अपना किलिंग वाला तीर निकालता है, उतनी देर में नंदिनी विद्युत से पूछ लेती है, मुझे क्यों मारना चाहते हो? आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं। विद्युत समझ जाता है कि दोपहर में जब वो नंदिनी का पीछा कर रहा था तब नंदिनी ने उसे नहीं देखा था। पता नहीं विद्युत के दिमाग में क्या आता है और वो नंदिनी से पूछता है, तुमने अपने पड़ोसी दोस्त को क्यों मारा? नंदिनी समझ नहीं पा रही है कि सामने वाला कौन है और वो ये सवाल क्यों कर रहा है। नंदिनी हैरानी से विद्युत को पहचानने की कोशिश कर रही है। विद्युत दोनों हाथों से तार फैलाते हुए नंदिनी की गर्दन की ओर बढ़ा रहा है और साथ में एक बार फिर से पूछता है, तुमने अपने पड़ोसी दोस्त को क्यों मारा? नंदिनी रोष और डर से चीखते हुए कहती है, रेप करता था वो मेरा, रेप, इसीलिए उसे मार दिया
और कुछ। नंदिनी की बात सुन अचानक से विद्युत को धक्का लगता है और वो झटके के साथ उससे दूर हो जाता है। कुछ देर बाद नंदिनी और विद्युत पुराने किले के खंडरों की दीवार पर बैठे हुए हैं और नंदिनी की आंखों से आंसू बह रहे हैं। विद्युत नंदिनी से बोलता है, हमें माफ कर दो, हमें नहीं पता था कि तुम्हारे साथ ये सब हुआ है, पर जब तुम्हारा पड़ोसी दोस्त तुम्हारे साथ ये सब करता था तो तुमने इसकी शिकायत क्यों नहीं की? नंदिनी अपने आंसू पोंछते हुए बोलती है, किससे शिकायत करती, कौन सुनने वाला था? कहने के लिए दोस्त था वो, पर उसने मुझे दिन रात ऐसे इस्तेमाल किया जैसे मैं उसकी कोई रखेल हूं। हर बार उससे छोड़ने के लिए कहती, कितनी बार भागने की कोशिश की पर सब बेकार हो जाता। वो हैवान था मेरे लिए, इसीलिए एक दिन जब पानी सर के ऊपर चला गया तो मार दिया। नंदिनी जब बता रही थी तब उसकी आंखें लाल हो गई हैं, जैसे वो उस समय को याद करके घृणा से भर गई हो। नंदिनी विद्युत की ओर देखती है और पूछती है, तुम मुझे क्यों मारना चाहते थे? कौन हो तुम? विद्युत सोचते हुए बोलता है, फिर इन ड्रग्स डीलर वाले लड़कों को क्यों मारने जा रही थी? नंदिनी के चेहरे पर धीरे धीरे दृढ़ता आ रही है और वो बोलती है, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, उन्हें भी मेरी जवानी चाहिए थी। मैं तो उनसे कोई डील करने नहीं बल्कि उन्हें यह समझाने आई थी कि अपनी उम्र मत खराब करो, पर उनकी तो मुझ पर नियत खराब हो गई और ये मुझे पहले से ही पता था, इसीलिए अपने बचाव में उनकी ओर बढ़ी मैं, पर तब तक तुम्हारी आवाज आ गई और फिर तुम। नंदिनी बोलते बोलते चुप होकर अंधेरे के उजाले में गौर से विद्युत के चेहरे को घूरने लगती है। विद्युत भी शांत बैठा हुआ घूरती हुई नंदिनी को देखता है। कुछ देर बाद विद्युत बोलता है, जाओ, चली जाओ, समझ लेना एक भूल से टकरा गई थी जो अब सुधर गई है, जाओ और अच्छे से अपनी जिंदगी जियो। नंदिनी भी कुछ बोले बिना वहां से उठकर तेज कदमों के साथ चली जा रही है और उसे जाते हुए विद्युत देख रहा है। पता नहीं कौन हो तुम, मगर तुम्हारे अंदर की बेचैनी मुझे अच्छी लगी। तुम्हें देखकर ऐसा लगा कि कोई बड़ी लड़ाई लड़ रहे हो। इतना कहकर नंदिनी वहां से चली गई। विद्युत उसे तब तक देखता रहा जब तक कि वो उसकी आंखों से ओझल ना हो गई।